नमस्कार दोस्तों। इस अंक में हम ग्रीक यानी यूनानी दार्शनिकों की श्रृंखला में एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में यूनान के स्टेग्रिस प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोमैक्स था और माँ का नाम फिस्टिस था। अरस्तु के पिता मैसेडोनिया या मकदूनिया के शासक अमिनतस के दरबार में राजवेत्य थे। मकदूनिया वो प्रांत है, इसे रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया या रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया या मकदूनिया भी कहा जाता है, और वर्ष 1991 में यूगोस्लोवाकिया से अलग होकर नया देश पब्लिक ऑफ मैसेडोनिया बना था। तो इस मकदूनिया के शासक जब अमिनतस थे, उनके दरबार में अरस्तु के पिता राजवेद्य थे। अमिनतस सिकंदर यानी अलेक्जेंडर उनके दादा थे, यानी अमिनतस के बेटे फिलिप्स हुए और फिलिप्स के बेटे अलेक्जेंडर हुए। जब अरस्तु 9 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था, और उसके बाद अरस्तु की परवरिश उनकी बहन एरिमसेंट और उनके पति द्वारा की गई। 17 वर्ष की आयु होने पर अरस्तु को उनकी बहन ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनान के एथेंस में उस समय के प्रख्यात दार्शनिक प्लेटो के गुरुकुल लाइसियम नामक गुरुकुल के अंदर दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। अरस्तु प्लेटो के गुरुकुल में सबसे मेधावी छात्र थे या प्लेटो के शिष्य थे। जब 347 ईसा पूर्व में प्लेटो का देहांत हो गया तो अरस्तु ने प्लेटो के काम को आगे बढ़ाया। हालांकि गुरु के कुछ विचारों से यानी प्लेटो के कुछ विचारों से मतभेद होने के कारण अरस्तु ने लाइसियम गुरुकुल में प्रिंसिपल का पद त्याग दिया और अपना एक नया गुरुकुल पॉलिनिसिज्म नाम से शुरू किया था। तत्कालिक मकदूनिया के शासक फिलिप्स ने अपने बेटे सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को शिक्षा देने के लिए अरस्तु को अपना कुलगुरु बनाया था। अलेक्जेंडर ने 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक अरस्तु से कई विषयों पर ज्ञान अर्जित किया, जिनमें मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान, संगीत, शस्त्र विद्या, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और नीतिशास्त्र यानी इथिक्स प्रमुख थे। अरस्तु ने अपने जीवन में 2 विवाह किए। पहला विवाह उनने मकदूनिया के शासक की भतीजी पीथियस से किया एवं पीथियस की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह राज दरबार की दासी हर्पथलिस नाम की दासी को खरीद कर किया, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम निकोमैकस था। अरस्तु ने अपने जीवन में 500 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे, जिनमें से सिर्फ लगभग 30 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं या उपलब्ध हो सके हैं। अरस्तु ने राजनीति पर, पॉलिटिक्स, नीतिशास्त्र पर, एथिक्स, विज्ञान पर, फिजिक्स और जीव जंतुओं पर हिस्ट्री ऑफ एनीमिया नाम की पुस्तकें लिखी। अरस्तु को ही पॉलिटिकल साइंस एवं जूलॉजी का जनक माना जाता है। अरस्तु की लेखन परिधि में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल थे और अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है, जो कि मिट्टी, जल, वायु और अग्नि है, एवं सूर्य, चंद्रमा और तारों
जैसे खगोलीय पिंड अपने आप में पूर्ण है, वह ईश्वरीय है और सारे 5 तत्व से बने हैं, जिसे वे ईथर कहते थे। अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना की जांच या प्रयोग करने के बाद ही किसी निष्कर्ष या नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु को खोज करना बहुत अच्छा लगता था, विशेषकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हुए हों। जैसे कि व्यक्ति को जब भी कोई समस्या आती है तो वह किस प्रकार से उसका सामना करता है, उसका मस्तिष्क उस परिस्थिति विशेष में किस प्रकार से कार्य करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए प्रशासन में ऐसा क्या होना चाहिए जो हमेशा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के वातावरण पर प्रायोगिक दृष्टि से नज़र रखते थे। अरस्तु अपने शिक्षकों को सुबह विस्तृत रूप से एवं शाम को आम लोगों से साधारण व जनप्रिय भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया था और वे वापस एथेंस लौट गए थे। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल एवं प्लेटोवाद की स्थापना भी की थी। अरस्तु के समाजवाद के अनुसार राज्य में न अधिक पूंजीपति होना चाहिए और न ही गरीब होना चाहिए, बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों का बाहुल्य होना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों को ना तो अधिक धन का लालच होगा और ना ही धन की अधिक आवश्यकता होगी। ऐसा अरस्तु का विचार था। अपने गुरु प्लेटो के कम्युनिटी रिपब्लिक संबंधी विचारों के विरुद्ध अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति की योग्यता, उसकी स्वतंत्रता एवं उसके निजी जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना के अनुसार राज्य के सभी लोग परस्पर व समान होंगे, व स्त्री व बच्चों पर सबका अधिकार होगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। लेकिन उसके विपरीत उनके शिष्य अरस्तु के अनुसार इस प्रकार के राज्य में प्रेम में स्थिरता नहीं होगी और किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति वास्तविक प्रेम तभी हो सकता है जबकि प्रेम करने वाले व्यक्ति में यह भावना हो कि अमुक वस्तु या व्यक्ति उसका अपना है। प्लेटो ने काव्य व कला की सामाजिक उपादेयता सिद्धांत यानी सोसाइटी यूजेबिलिटी थ्योरी का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने जब अपने समय में उपलब्ध काव्य व कला की समीक्षा की तो उन्हें यह देखकर घोर निराशा हुई कि कविता कल्पना पर आधारित है, वह नागरिकों को उत्तम प्रेरणा एवं विचार देने के स्थान पर कमजोर बनाती है। प्लेटो के विचार से राज्य में कल्पना पर आधारित काव्य रचना करने वाले कवियों का रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के कलाकार झूठी भावनाओं को उभार कर व्यक्ति की तर्कशीलता को कुंठित व कमज़ोर कर देते हैं, जिससे भले बुरे का विवेक समाप्त हो जाता है। ऐसी दशा में कला सत्य से परे हो जाती है और हानिकारक होती है समाज के लिए। प्लेटो के इन विचारों को थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहा गया। इसके विपरीत प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने कलाओं के इमिटेशन को मानते हुए भी उनके महत्व को स्वीकार किया और यह विचार प्लेटो के विचारों से भिन्न दृष्टि थी। प्लेटो के विचार जहाँ नैतिक एवं सामाजिक थे, वहीं अरस्तु की दृष्टि सौंदर्यवादी थी। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत, जिसे हम दूसरी भाषा में शुद्धि सिद्धांत भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में जिसे कैथारसिस थ्योरी भी कहा जा सकता है,
इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अरस्तु के अनुसार भय और करुणा के दो भाव हमारे अंदर घनीभूत होते रहते हैं एवं कला व काव्य के माध्यम से जब ये भाव संतुलित व नियमित हो जाते हैं या संयमित हो जाते हैं एवं भावों के रेचन से राहत व आनंद महसूस होता है। यही प्रभाव भावों का रेचन या विरेचन है और कविता का यही वास्तविक प्रभाव और कार्य होता है। अरस्तु ने कहा कि काव्य कल्पना पर आधारित होता है और वास्तविकता का चित्रण नहीं होता है, बल्कि उसका आधार संभावना है। कवि वस्तुओं की पुनर्रचना करता है, नकल नहीं। इमिटेशन या अनुकरण के कारण ही काव्य या कविता आनंददायक होती है, उससे शिक्षा प्राप्त हो सकती है, किंतु उसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं है। इस प्रकार अरस्तु ने प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों एवं आरोपों का निराकरण किया। प्लेटो के अनुसार आइडियाज की जानकारी मनुष्यों में जन्मजात होती है, जबकि अरस्तु के अनुसार आइडियाज अनुभव से आते हैं। दूसरा, प्लेटो के अनुसार आइडिया से जगत की वस्तुओं का निर्माण होता है, जबकि अरस्तु के अनुसार जगत की वस्तुओं के अनुभव से हमारी बुद्धि में ये आइडियाज आते हैं। तो ये कुछ मौलिक अंतर थे जो कि प्लेटो एवं उनके शिष्य अरस्तु उनके बीच में दर्शन से संबंधित जो फर्क थे या अंतर थे, वो मुख्य रूप से ये 2-3 थे। जीवन के अंतिम वर्षों में अरस्तु को बहुत जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। अलेक्जेंडर के विरोधी एथेंसवादी अलेक्जेंडर का पक्ष लेने के कारण अरस्तु से नाराज हो गए थे। ग्रीस के नगर राज्यों की अपेक्षा अरस्तु संपूर्ण देश की अखंड रचना को बेहतर समझते थे और अरस्तु अलेक्जेंडर को इस कार्य के लिए बहुत जरूरी समझते थे। अरस्तु के इन्हीं विचारों का एथेंसवादियों ने तीव्र विरोध किया। इसी बीच अलेक्जेंडर ने अरस्तु की एक प्रतिमा नगर के बीचों बीच स्थापित करवा दी। इससे अरस्तु के शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई ईर्ष्यावश, और अरस्तु के निर्वासन या मृत्यु के लिए षड्यंत्र होने लगे। इसी समय अचानक अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु को लगा कि उनके लिए एथेंस में रहना ठीक नहीं है। उनके विरुद्ध एक पुरोहित ने नास्तिकता का मुकदमा भी लगाया। अरस्तु को लगने लगा कि यहाँ रहने से उनकी भी वही दशा होगी जो सुकरात की हुई थी। एथेंस में उस समय प्रचलित कानूनों के अनुसार अभियुक्त को सजा के बदले निर्वासन को चुनने का अधिकार था। इसलिए अरस्तु ने सजा से बचने के लिए एथेंस छोड़ देने में ही बुद्धिमानी समझी। इस तरह अरस्तु एथेंस छोड़कर एक द्वीप पर स्थित चेलासिस नामक स्थान पर चले गए एवं कुछ ही दिनों बाद वह पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए और चेलासिस पहुंचने के 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की आयु में हो गई। तो दोस्तों, मित्रों, आज के अंक में हमने अरस्तु एक महान दार्शनिक के दार्शनिक विचारों की और उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पड़ावों की चर्चा की। अगले अंक में हम इनके आगे आने वाले दार्शनिकों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।